बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। एक तलाश है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। बड़ी उदास है जिंदगी, ला 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 ला, कोई तो साथी चाहिए। एक तलाश है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 2 का पार्ट 3। यदि आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पार्ट 2 में छोटी दूरियों का मापन बताया था। ठीक है, छोटी दूरियों को हम प्रयोगशाला में कैसे मापते हैं, मापन के लिए क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, क्या किन किन यंत्रों का प्रयोग करते हैं, मैंने आपको पार्ट 2 में बता दिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था वर्नियर कैलिपर्स, पेंच मापी या गोलीय मापी, स्क्रू गेज का, इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं छोटे यंत्रों के मापन प्रयोगशाला में। ठीक है, प्रयोगशाला में छोटी दूरियों के मापन के लिए इन सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, तो दोस्तों बहुत से बच्चों का कमेंट आया था कि सर आपने जो लास्ट में क्वेश्चन कराया था वो मुझे थोड़ा कम समझ में आया था। तो चलिए एक बार इसको मैं आपको फिर से समझा देता हूं, उसके बाद आगे के टॉपिकों को मैं कराता हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन इसलिए कराया था ताकि इस पर आधारित बहुत सारे आंकिक प्रश्न आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उनको कैसे करना होगा आपको मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन मैंने आधार के रूप में करा दिया था। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत सा जो डाउट है वो आगे सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल में जो भी थोड़ा सा डाउट आपका बन रहा है यहाँ क्लियर करके तभी आगे बढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ, उन बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं, पढ़िए अच्छी बात है, लेकिन ध्यान दीजिए जो न्यू कोर्स पढ़ाते हो उनसे पढ़िए, क्योंकि जो पुराना कोर्स पढ़ा चुके हैं यदि आप उन चैनलों पर पढ़ रहे हैं तो देखिए पुराना कोर्स आपका जो है और नए कोर्स में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो आप अपने बुक से मिला के तभी आप पढ़िए। ठीक है, नहीं तो आपका बहुत सारा कोर्स आगे पीछे इधर उधर हो जाएगा, जो पढ़ना है आप वो नहीं पढ़ पाओगे, जो नहीं पढ़ना वो आप पढ़ लोगे, तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। ठीक है, तो अपने कोर्स पर ध्यान देकर, अपने सिलेबस पर ध्यान देकर तभी तैयारी करिएगा। ठीक है, किसी भी चैनल से आप पढ़िए, जरूरी नहीं मेरे चैनल से ही पढ़िए, किसी भी चैनल से आप पढ़िए, लेकिन इस सिलेबस को अपने मिलाकर तब पढ़िएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका क्या था, लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है। परिशुद्ध यंत्र का मतलब दोस्तों सभी दूरियों को निकालेंगे। हाँ देखिए 3 क्वेश्चन नीचे पूछा गया है, तीनों क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना होगा। जो तीनों का आंसर आएगा सॉल्व करने पर, जिसका सबसे छोटा आंसर आएगा, ठीक है, वही परिशुद्ध यंत्र कहा जाएगा दूरी मापन के लिए, सबसे छोटी दूरी मापन के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक वर्नियर कैलिपर जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। मैंने यहाँ देखिए वर्नियर कैलिपर्स बोला है, तो वर्नियर कैलिपर्स का आपको फार्मूला लगाना है। तो मैंने आपको बताया था वर्नियर कैलिपर्स का अल्पमान या अल्पत माप ज्ञात करने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, 1/n। मैंने फार्मूला सभी का लिखा दिया है। ठीक है, यदि आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो अभी जाकर देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 को देखिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां जो खानों की पैमानों पर 20 विभाजन है वो n की वैल्यू दी गई है, मैंने यहां पे n की वैल्यू यहां पे रख दिया है, n बराबर जो दिया उसको लिख दिया है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पमाप, तो अल्पमाप 1 क्या होता है, n। 1 ऊपर रहेगा ही, n की वैल्यू आपकी 20 दी गई तो 20 रखिए। 20 से 1 में जब भाग देंगे तो 0.05 क्या आएगा, मिमी। मिमी क्यों आएगा, वर्नियर कैलिपर्स का माप जो दूरी मापता है वो मिमी में ही मापता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, एक स्क्रू गेज जिसका चूड़ी अंतराल 1 mm है, कितना अंतराल है, 1 mm है, यानी मिमी,
और वृत्तीय पैमाने पर वो कितना विभाजन है, 100 विभाजन है। तो जो विभाजन है ये n की वैल्यू है, ठीक है। तो यहां दूसरा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो n की जगह पे कितना रख देंगे आप, 100 रख देंगे, ठीक है। तो इस स्क्रू गेज का अल्पमाप, ठीक है, तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, 1/n होता है, ठीक है। तो 1 ऊपर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और विभाजन कितना है, n की वैल्यू कितना है, 100। तो 100 से जब 1 में आप भाग देंगे तो 0.01 मिमी आ जाएगा। मिमी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि स्क्रू गेज जो मापा जाता है, स्क्रू गेज यंत्र का जब हम प्रयोग करते हैं छोटी दूरियों को मापने के लिए, तो वहां पे हम जब लिखते हैं मात्रक दोस्तों तो मिमी में लिखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां तक तो आपको अच्छे समझ में आएगा, कंफ्यूजन जो भी होगा इसी पॉइंट में आपका होगा, मुझे पता है। तो चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, तीसरे में बोला है कोई प्राकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सीमा के अंदर की लंबाई माप सकता है। तो दोस्तों प्रकाशिक यंत्र का अल्पमाप ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला पता होगा, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है। प्रकाशिक यंत्र आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, प्रकाशिक यंत्र का अल्पमाप बराबर प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो 5000 एंगस्ट्राम होता है, और 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो यहां पे प्रकाशिक यंत्र का अल्पमाप बराबर 5000 एंगस्ट्राम, तो 5000 को आप सेम टू सेम वही लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा एंगस्ट्राम है, तो एंगस्ट्राम की जो वैल्यू होती है 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10, तो यहां पे मैंने 10⁻10 रख दिया है। लेकिन ये किसमें होगा, मीटर में होगा। 10⁻10 हम रखेंगे तो किसमें आएगा, मीटर में, क्योंकि ये जो एंगस्ट्राम की वैल्यू वो किसमें है, मीटर में। लेकिन हमें मीटर में नहीं लिखना था, लिखना किसमें था, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कहने का मतलब इसमें 10⁻2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, 10⁻2 से गुणा कर देंगे। अब आप सोचेंगे 10⁻2 से क्यों गुणा हो रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 100 से भाग करोगे, 100 में कितने जीरो हैं, 2, तो 10⁻2 लिखोगे, तो इसलिए यहां पे 10⁻2 से गुणा कर दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे -10 यहाँ -10 है और घात में यहाँ 2 है, तो पहले आप शून्यों को जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 शून्य है, 1 2 3, और ये भी यहाँ पे 2 शून्य, 3 2 कितना हो जाएगा, 5। लेकिन ये माइनस में, ये सभी शून्य प्लस में है, तो -10 में से 5 घटेगा तो -5 यहाँ पे बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, -5 को हाथ को भी हटा देना है। जब -5 घात को हटाएंगे तो 5 अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो 1 2 3 4 5 दशमलव लगा के 0 लगा दिया। और क्वेश्चन सेंटीमीटर मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ लिख देंगे आप सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपके तीनों सॉल्व हो गए। अब आपसे ये पूछ रहा है सबसे परिशुद्ध यंत्र है, तो जिसकी आंसर सबसे छोटी आई होगी वही परिशुद्ध यंत्र आपका कहा जाएगा। तो प्रकाशिक यंत्र का जो आंसर आया है वह सबसे छोटा आया है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रकाशिक यंत्र अगर बोल दें लंबाई मापने के लिए सबसे परिशुद्ध यंत्र अगर है तो वह प्रकाशिक यंत्र है, ठीक है। कौन सा यंत्र है दोस्तों, प्रकाशिक यंत्र है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आई होप कि आपको दोस्तों बहुत अच्छे से यहां तक समझ में आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समाप्त हो गया यहां पर प्रत्यक्ष विधियां। छोटी दूरियों के मापन के लिए मैंने बताया था 2 विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष विधियां, अप्रत्यक्ष विधियां। तो प्रत्यक्ष विधियां अब आपका समाप्त हो गया है। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं अब अप्रत्यक्ष विधियां। अब देखिए दोस्तों, अप्रत्यक्ष विधियां, पहले अप्रत्यक्ष विधियां किसे कहते हैं जान लीजिए। इस विधि के अंतर्गत अत्यंत छोटी दूरियों का मापन किया जाता है, जैसे अणुओं का व्यास, परमाणुओं का आकार आदि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष विधियां में जो दूरियां मापी जाती थी उससे छोटी दूरियों का मापन इसमें किया जाता है, ठीक है, उससे भी छोटी दूरी का मापन अप्रत्यक्ष विधियां में। तो अप्रत्यक्ष विधियां भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार मैंने यहाँ पे लिखा है, अवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग से परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण, ठीक है। किसकी परिकल्पना से दोस्तों, अवोगाद्रो, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं। परमाणु लगभग छोटे गोले के भांति हैं, यानी उस छोटे गोले के आकार के होते हैं, जैसे होते हैं। पदार्थ में परमाणु प्रबल आकर्षण बलों द्वारा नियमित जालक में बंधे हैं, इनके बीच रिक्त स्थान होता है
अवोगाद्रो के अनुसार पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में 6.023 गुणित 10⁻23। ध्यान दीजिएगा कितना, 6.023 गुणित 10⁻23 परमाणु। एक ध्यान दीजिए, पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में, इतना याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो सब बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। परमाणु होते हैं 1 ग्राम पदार्थ में, यानी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में 6.03 गुणित 10⁻23 परमाणु होते हैं, जो पदार्थ का लगभग कितना 2/3 आयतन घेरते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना आयतन घेरते हैं, 2/3 आयतन घेरते हैं। इतना अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ें। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे ये मान लीजिए क्या है दोस्तों, एक परमाणु, ठीक है, 1 ग्राम। अब इसमें क्या होंगे दोस्तों, 6.03 गुणित 10⁻23 परमाणु होते हैं। ठीक है, इसमें जो इसका क्या करते हैं 2/3 यानी 2/3 भाग उसका क्या करते हैं, घेर लेते हैं आयतन। ठीक है, चलिए इसको अब हम यहाँ से फार्मूला निकाल लेते हैं। माना पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल m, ठीक है, ये स्मॉल m है, परमाणु का भार यानी पदार्थ का परमाणु भार कैपिटल M, ठीक है, पदार्थ द्वारा घेरा गया आयतन V, परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r तथा अवोगाद्रो संख्या कैपिटल N है। तब देखिए यहाँ पे 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या बराबर कैपिटल N बाई कैपिटल क्या निकलेगा, m निकलेगा। अगर 1 ग्राम की जगह हम m ग्राम कर देते हो तो m ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या बराबर यहाँ स्मॉल m से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा n बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, m हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 1 ग्राम था तो यहाँ 1 से गुणा होता, सेम टू सेम वही आता। अगर m ग्राम कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m से गुणा हो जाएगा। एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, अगर आपसे पूछ लिया जाए एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, तो आपको फार्मूला तुरंत लगाना होगा 4/3 πr³। तुरंत आपको इसी फार्मूले का प्रयोग करना होगा। ठीक है, अब देखिए पदार्थ के सभी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, तो पदार्थ के सभी परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, तो एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, उसके बाद m ग्राम परमाणु द्वारा ग्राम पदार्थ में परमाणु द्वारा घेरा गया संख्या का आपस में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो स्मॉल m कैपिटल N बाई m इंटू 4/3 πr³ निकल कर आ जाएगी। इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि परमाणु पदार्थ की 2/3 आयतन घेरता है, यानी 2/3 भाग घेरता है, तो अतः हम लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू N बाई m इंटू 4/3 πr³। अगर हम यहाँ से निकालें दोस्तों तो 2/3 v निकलेगा, क्योंकि उसका 2/3 भाग वो घेरता है। ये जो पूरा वैल्यू है ये v का है। ठीक है, किसका वैल्यू है, v का। आयतन बराबर है तो आयतन को हम किससे व्यक्त कर देंगे, v से, और 2/3 आयतन घेरता है, 2/3 से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आयतन का 2/3 भाग घेर रहा है तो 2/3 यानी 2/3 भाग गुणते v कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये आयतन बराबर इतना निकल के आपके सामने आ रहा है। ठीक है, अब आप लिखना चाहो तो r, अगर मैं यहाँ से r³ निकालूं, त्रिज्या निकालूं, तो क्या करूंगा दोस्तों, सबको पंचांतर करूं तो v स्मॉल m नीचे 2 पाई कैपिटल N m आ जाएगा, स्मॉल m आ जाएगा। ठीक है, अथवा अगर मैं यहाँ q हटा दूं तो 1/3 लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना, घात में क्या लग जाएगा, 1/3 लग जाएगा। ठीक है, और फार्मूला यहाँ पे वही सेम निकल के आएगा, घात में चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, अभी इस पे आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अभी आगे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपका पहला विधि था। दूसरा विधि यहाँ पे इसका अप्रत्यक्ष विधियाँ का, चलिए दूसरा विधि हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट होगा अभी क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। ये सब मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं सब फार्मूलों के आधार पर आपके जो आगे क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब सॉल्व होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अप्रत्यक्ष विधियां में दूसरा पॉइंट आणविक व्यास का निर्धारण। ठीक है दोस्तों, देखिए यह औलिक अम्ल के अणुओं का व्यास मापने की व्यावहारिक विधि है। जो मैं यहाँ पे थियरी बताता हूँ दोस्तों, अगर आप पढ़ने से भी समझोगे तो भी समझ जाओगे। इतना आसानी से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। आप अगर पढ़ोगे तो अपने आप से ही समझ जाओगे। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से,
यह ऑलिक अम्ल के अणुओं का व्यास मापने की व्यावहारिक विधि है। अब आप सोचेंगे ऑलिक अम्ल क्या है। देखिए ऑलिक अम्ल जो है एक द्रव्य है, ठीक है, आगे मैंने लिख भी दिया है। ऑलिक अम्ल एक क्या है, द्रव्य है जिसके अणुओं का व्यास अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस विधि में जल पर ऑलिक अम्ल की सबसे पतली फिल्म बनाई जाती है। फिल्म की मोटाई आणविक व्यास के बराबर मानी जाती है। इसके लिए 20 घन सेंटीमीटर एल्कोहल में 1 घन सेंटीमीटर ऑलिक अम्ल घोलते हैं। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, 20 घन सेंटीमीटर एल्कोहल में 1 घन सेंटीमीटर ऑलिक अम्ल घोलते हैं। पुनः इस घोल का 1 घन सेंटीमीटर आयतन लेकर 20 घन सेंटीमीटर एल्कोहल में घोलते हैं। इस प्रकार के घोल की सांद्रता, अब ध्यान दीजिए, जब सांद्रता निकालेंगे घोल की तो C बराबर हो जाएगा आपका 1/20 गुणित 20, क्योंकि 20 घन सेंटीमीटर एल्कोहल को फिर 20 घन सेंटीमीटर एल्कोहल में घोलते हैं, वहां पर मिलाते हैं। तो 20 गुणित 20 बराबर 1/400 क्या हो जाए, घन सेंटीमीटर एल्कोहल ऑलिक अम्ल ऑब्लिक एल्कोहल, ठीक है। 1/400 घन सेंटीमीटर ऑलिक अम्ल ऑब्लिक एल्कोहल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, माना प्रत्येक बूंद का आयतन, अब यहां से मैं बूंद का आयतन पहले निकाल लेता हूं, तो V होगा, आयतन को किससे व्यक्त करते हैं, V, तो V क्या होगा, घन सेंटीमीटर। आयतन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई कह लीजिए, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं, इसलिए लंबाई को हमेशा घन में मापा जाता है, आयतन को इसलिए घन में मापा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रत्येक बूंद का आयतन बराबर V घन सेंटीमीटर। अगर n बूंदों का आयतन बोले तो NV हो जाएगा, n से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और इतना घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। घोल में ऑलिक अम्ल की मात्रा, ऑलिक अम्ल की मात्रा 1 कितना है, 400, तो NV इंटू 1/400 हो जाएगा। इसको समीकरण आप कर दीजिएगा क्या, फर्स्ट। अब देखिए, यदि फिल्म की मोटाई स्मॉल t तथा फिल्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल A हो तो ऑलिक अम्ल का आयतन क्या निकलेगा, AT, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो AT हो जाएगा। इसको समीकरण हम कर देंगे क्या, सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से हम क्या करेंगे, T की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो सेकेंड मतलब मैंने क्या किया, सेकेंड के बराबर फर्स्ट को कर दिया, तो AT बराबर NV इंटू 1/, कितना निकलेगा, 400। अगर मैं यहाँ से T को निकालूंगा तो A को कर दूंगा क्या, 55, तो T बराबर ऊपर NV हो जाएगा, NV का 1 में गुणा होगा तो NV ही आएगा, नीचे 400 है, A का भी गुणा 400 होगा तो 400A क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों आणविक व्यास का निर्धारण का निकल गया यहाँ पे फार्मूला, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस पे एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या, बोला है परमाणविक पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक अंगस्ट्राम है और इसे अंगस्ट्राम अनुपात 1 अंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। हाइड्रोजन की परमाणु का अमाप मतलब आधा माप, लगभग मान लीजिए हाइड्रोजन का ये परमाणु है, इसका आधा माप, तो आधा माप क्या कहलाएगी, त्रिज्या होता है ना, तो त्रिज्या होगा तो ये क्या 0.5 अंगस्ट्राम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल का यानी मीटर क्यूब में कुल आणविक आयतन कितना होगा, 1 मोल का कुल हाइड्रोजन परमाणु का 1 मोल का कुल आणविक आयतन कितना होगा ये आपको बताना है। पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, त्रिज्या बराबर दिया है, r बराबर दिया है 0.5 अंगस्ट्राम, तो मैंने लिखा r बराबर 0.5 अंगस्ट्राम, ठीक है। अब देखिए अंगस्ट्राम हम किस में चेंज कर देंगे, मीटर में, तो 1 अंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो यहाँ मैंने 10⁻⁻10 से गुणा कर दिया। अब आपको पता है हाइड्रोजन परमाणु का आयतन क्या होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु का आयतन होता है V बराबर 4/3 πr क्यूब, ठीक है। तो V बराबर 4/3 πr क्यूब, तो 4/3 को आप ऐसे लिखोगे,
पाई का वैल्यू आपको पता है कि 3.14 होता है। फिर आर की वैल्यू यहाँ पे निकली है 0.5 गुणित 10 घाते -5, तो 0.5 गुणित 10 घाते -10 मैंने लिखा यहाँ पे, और क्यूब था तो मैंने क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया। 4/3 को आप वैसे लिखो, ज्यों का त्यों लिख दो। 3.14 है, 3.14 को ज्यों का त्यों लिख दो। 0.5 का अगर मैं क्यूब करूंगा, 0.5 यानी 0.5 घात 3 है, 3 बार गुणा करेंगे तो 5 × 25 = 125, तो 125 मैंने लिखा। 1 2 3 अंक पे क्या लगा देना आपको, दशमलव। तो मैंने यहाँ पर गुणा किया, कितना है 0.125 गुणते, अब देखिए 10 यहाँ कितना है, घात में -10, तो घात का घात में हमेशा गुणा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 10 या 30 माइनस में था तो माइनस में मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने जब 3.14 और 0.125 का गुणा किया तो ऊपर आया 1.57। ठीक है, अगर वीडियो में गुणा करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों, आप गुणा कर लीजिएगा। 4 गुणते 3.14 गुणते 0.5 का पहले आप गुणा करिए, तो गुणा किया मैंने 1.57 आया, नीचे 3 था मैंने 3 लिखा, और गुणते 10 घाते -30 था तो मैंने 10 घाते माइनस यहाँ पे 30 लिखा। अब 3 से आप 1.57 में जब भाग देंगे तो आपका आएगा 0.52, इधर 3 का रिपीट होगा संख्या, तो आप कम से कम 2 या 3 संख्या तक लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ गुणते 10 घाते -30 था तो मैंने गुणते 10 घाते -30 लिख दिया। तो यहाँ पे मैं दशमलव के 1 अंक खिसकाऊंगा तो क्या हो जाएगा 5.233 अंक तक दशमलव के बाद मैंने 3 अंक लिया है। उसके जब 1 अंक को मैं दाहिने तरफ खिसकाऊंगा तो यहाँ पे 1 घात और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने दशमलव को 5 के बाद लगाया। 1 अंक इधर गया हूं तो यहाँ पे घात में क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि माइनस है। ठीक है, माइनस में बढ़ जाएगा, प्लस में घट जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए अवोगाद्रो आपका संख्या कितना होता है, 6.023 गुणते 10 घाते 23। मैंने आपको बताया कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का जो आयतन होता है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। अवोगाद्रो संख्या होता है 6.023 गुणते 10 घाते 23। ठीक है, तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का आयतन आपसे पूछा है, तो अवोगाद्रो संख्या से आप क्या करें, जो यहाँ पे आयतन निकल के आया है हाइड्रोजन परमाणु का, उसी में कर दीजिए आप गुणा। जब मैंने गुणा किया 6.023 और 5.233 का, तो यहाँ पे निकल के आया 3.15। अब यहाँ देखिए 10 घात, अब घात वाला घात के साथ गुणा होगा, तो देखिए यहाँ पे 10 घाते 23 है, यहाँ 10 घाते -31 है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हर क्या होता है बेस समान होता है तो घात क्या होता है, आपस में जुड़ या घट जाता है। तो जुड़ जाएगा, 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी, जोड़ेंगे 23 और -31 जोड़ेंगे तो -7 बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस घटता है। तो 31 में से 23 घटेगा, बचेगा -7। तो यहाँ इतना मीटर क्यूब आप आंसर कर सकते हो। या दशमलव, यहाँ देखिए दशमलव बाद जो लगभग वैल्यू 1.5 दिख रहा है उसको हटा दो तो बचेगा 3 गुणते 10 घाते -7 मीटर क्यूब। ये आपका निकल गया 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का आयतन। ठीक है दोस्तों, अभी इसके आधार पर 2-3 क्वेश्चन करेंगे आगे, आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई होप कि दोस्तों यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें टॉपिक किसी भी टॉपिक में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, एजुकेशन योर फ्यूचर। आप वहां पे सर्च करेंगे, बिना स्पेस दिए आपको सर्च करना है एजुकेशन योर फ्यूचर। ठीक है, सबको एक साथ लिखकर सर्च करना है, आपका मेरा वहां पे चैनल मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। आप वहां पे मुझे कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम होता है मुझे वहां पे फॉलो कर लीजिए और कमेंट करिए, वहां पे आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।